नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट पेपर की दूसरी यूनिट की है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार प्रांत के बेगूसराय गांव में हुआ था और यह एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनोरमा देवी था। और एक जनश्रुति है कि ये जो स्थान है ये वही स्थान है जहाँ गंगा जी की धार पुनः जाकर के मिली थी, जो मैथिल कोकिल जिनको हम कहते हैं विद्यापति जी, उनकी मृत्यु के समय उनके पास गई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर, जिनसे हम सब परिचित ही हैं, एक ओजस्वी और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो उनकी जो कविताएं हैं उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना के साथ साथ सौंदर्य उपासक और नियतिवादी का रूप भी हम देख सकते हैं। दिनकर जी बचपन से ही मेधावी और होनहार थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे परिश्रमी और अध्ययनशील तो थे ही, क्योंकि गंगा के उस पार मोकामा घाट के विद्यालय में रोज वे पढ़ने जाते थे। और इनका जो बचपन है वो गांवों में बीता, और जहां दूर दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट और बगीचे, इनका विस्तार था। तो प्रकृति की इस सुषमा का जो प्रभाव है उनके बाल मन में बस गया। शायद इसलिए ही उनकी जो रचनाएं हैं उनमें वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे हम दिनकर जी की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव की पाठशाला में हुई थी और मोकामा घाट के HE स्कूल में सन 1928 ईस्वी में IA की परीक्षा पटना कॉलेज से इन्होंने पास की थी और 1932 में पटना यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय, उससे इतिहास में इन्होंने BA ऑनर्स किया था। उसके बाद पटना से BA ऑनर्स पास करने के बाद में एक हाई स्कूल में उनको प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया और 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद जो है वो स्वीकार कर लिया था। कब? 1934 में। सन 1947 से 1950 तक उन्होंने जनसंपर्क विभाग का निर्देशन संभाला। उसके बाद लंगट सिंह महाविद्यालय में हिंदी विभाग के ये विभागाध्यक्ष भी रहे थे। सन 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। उसके बाद 1964 में वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें सन 1965 से सन 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वे फिर दिल्ली लौटकर आ गए। इन सेवाओं के अलावा उन्होंने राष्ट्रभाषा आयोग, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और आकाशवाणी परामर्शदात्री समिति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। उनकी गद्य रचना जो है संस्कृति के 4 अध्याय, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साथ ही उर्वशी जो रचना है काव्य संग्रह, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया। उसके बाद हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं की ओर देखेंगे। तो उसमें इनको राष्ट्रकवि के रूप में ये अधिक जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी ओजस्वी वाणी है और राष्ट्रीयता जो है इनके काव्यों में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो उनकी गद्य रचना भी राष्ट्रीयता और समाज प्रेम के भावों से ओतप्रोत है। उनका चिंतन एकदम स्पष्ट है। इतिहास के अध्येता होने के कारण वे अपनी बात भारतीय इतिहास और भूगोल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसीलिए दिनकर को
युग का चारण भी कहा जाता है। तो वे एक जन कवि हैं, वे एक लोक कवि हैं, वे देश के प्राणी प्राणी में उत्साह और उमंग की उत्साह और उमंग का जोश जगाना चाहते हैं। जैसा कि हमने हमारे पाठ्यक्रम में इनकी जो रचनाएं पढ़ी है, उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि इनको शोषण, अन्याय और असमानता जो थी वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके प्रबल विरोधी वह कहे जाते हैं। वे सारे समाज में समानता देखना चाहते थे। उसके बाद इनकी जो भाषा शैली है उसमें प्रखरता और ओज के लिए वे विख्यात हैं। उनके भावनात्मक निबंधों में उत्साह का सागर जो है उमड़ता हुआ दिखाई देता है। तो उनकी जो भाषा है वो वीर, रौद्र और भयानक रसों के लिए एकदम उपयुक्त कही जाती है। उनके शब्दों में तूफान सी गति और बाढ़ का प्रवाह हम देख पाते हैं। वे पाठकों को उत्साह की तरंग से बहा ले जाने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी कविताओं की उनकी कविता की 2 पंक्तियां हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, जिसको पढ़कर के निर्जीव भी या मुर्दों में भी जान आ जाती है। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तो इस प्रकार इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी उनकी भाषा में उपलब्ध हो जाते हैं। तो तत्सम प्रधान या संस्कृत निष्ठ भाषा के साथ साथ व्यावहारिक भाषा उनकी गद्य रचनाओं में उपलब्ध होती है। उसके बाद हम इनके काव्य संग्रह की ओर देखेंगे। एक इनकी रचना जो है रेणुका, जो इनकी पहली रचना मानी जाती है। उसके बाद होंकार जैसे कि नाम से ही विदित है कि इसमें ब्रिटिश भारत से दास्ता की मुक्ति का स्वर है। फिर है रसवंती, इसमें इनको सौंदर्य उपासक के रूप में हम देख सकते हैं। फिर है चक्रवात और द्वंद्व गीत जो रचना है उसमें हम इनका नियतिवादी रूप देख पाते हैं। फिर है कुरुक्षेत्र, इसमें महाभारत के युद्ध की विभीषिका के औचित्य और अनुचित्य, जो कि हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, तो इस कुरुक्षेत्र जो रचना है उसमें इन्होंने युद्ध के औचित्य और अनुचित्य पर प्रकाश डाला है। और फिर है रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, गीत अगीत, बालिका से वधू, हिमालय, ये इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद हम इनकी गद्य रचनाओं को देखें तो उसमें प्रमुख है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, शुद्ध कविता खोज, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता, काव्य की भूमिका, पंथ, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, वट पीपल, लोकदेव नेहरू, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, दिनकर की डायरी और आधुनिक बोध। उसके बाद हिमालय कविता का अनुवाद हमने कल की क्लास में किया था, जो कि ऑफलाइन थी। आज हम इस कविता का सारांश एक बार देखेंगे। तो हिमालय का संदेश शीर्षक जो कविता है, या हिमालय को जो संदेश देना चाहते हैं दिनकर जी, उसमें हिमालय को एक संदेश प्रस्तुत किया गया है। तो उसका संदेश यह है कि उस भारत का नाम लेना सर्वथा वृथा है जिसमें हम भौगोलिक आकार में अर्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन भारत का वास्तविक रूप जो है वो संपूर्ण या समस्त जो जड़ताएं हैं उसमें प्रवाहशील अनंत चेतना है, जो यहाँ के जनमानस में सौजन्य, स्नेह, शांति, सुसंस्कृति की एक सलीला या प्रवाह को बहाती रहती है। तो ये मानचित्र पर दिखाए जाने वाले भारत की जो भारत का जो आकार है
वह भारत नहीं है, बल्कि भारत उस देश का नाम है, वो एक सपना है जो पूरी धरती को ऊंचा उठाने की बात कहता है। तो भारत अपने आप में एक विचार है जो धरती पर स्वर्ग उतारने की बात करता है। भारत एक भाव है जिसको पाकर मनुष्य की नींद टूटती है। भारत उस एक कमल के पुष्प के समान है जिस पर जल का एक दाग तक नहीं लगता। तो भारत आत्मोदय के उज्जवल वैराग्य की संज्ञा देता है। भारत मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की आभा है। भारत जगत को दाह को हरने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत की भूमि है और जो सनातन धर्म है, भारत के अतीत का जो गौरव है, उसकी पुनः याद हिमालय को संबोधित करके कवि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको दिलाना चाहता है। तो यह जो दिनकर की हिमालय शीर्षक कविता है वह जो होंकार काव्य संग्रह है जो कि 1938 में लिखा गया था उससे लिया गया है। और इस कविता में हिमालय को संबोधित करके राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी कुछ बातों को उन्होंने व्यक्त किया है। तो कवि यह चाहता है कि भारत आज दुर्दशा को जो प्राप्त हो गया है उससे मुक्ति चाहता है। तो ऐसी स्थिति में देश की गौरवशाली परंपरा को पुनर्याद करने की आवश्यकता है। हमारे देशवासियों ने पहले भी कठिन परिस्थितियों में कड़ा संघर्ष किया और इस कविता में हिमालय को भारत के गौरव का प्रतीक मान करके आह्वान किया है। तो ये आह्वान जो है प्रत्यक्ष रूप से हिमालय से है, मगर आंतरिक अर्थ में वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से वो देशवासियों से लिया गया है। तो इस कविता में पराधीन भारत के दौर में उन्होंने इसकी रचना की थी और भारतवासियों के मन में आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपील से भरी हुई इस कविता की रचना की थी। तो वह हिमालय को संबोधित करते हैं। हिमालय को पूरी कविता में भारत के गौरव के प्रतीक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हे मेरे नगपति, तुम दुनिया भर के पर्वतों में सबसे ऊंचे हो, तुम विशाल हो, विराट हो और दिव्यता जो है उसका तुम साकार रूप हो। तो तुम हमारे देश के लिए विराट गौरव हो। फिर उन्होंने इसकी विशेषताएं बताते हुए कई तरह की भावनात्मक कल्पनाओं का भी प्रयोग किया। तो ऐसे ऐसे बिंब और ऐसे ऐसे प्रतीकों के माध्यम से वे राष्ट्रीयता की भावना को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। तो वे कहते हैं कि हे हिमालय, तुम पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल हो और तुम मेरी भारत माता के मस्तिष्क पर बर्फ के मुकुट की तरह सुशोभित हो रहे हो। तो तुम मेरे देश के दिव्य ललाट की तरह मालूम पड़ते हो। तुम युगों युगों से अपराजित हो, बंधनहीन हो, मुक्त हो और मुक्ति के प्रतीक भी तुम स्वयं ही हो। तो तुम युगों युगों से गौरव के साथ खड़े हो, तुम महानता के शाश्वत रूप हो। आज भी तुम इस सीमाहीन आकाश में अपनी महिमा का आवरण तानते जा रहे हो। तो तुमसे मेरी यही असहमति है। तो दिनकर इसके बाद हिमालय से जो बातें कर रहे हैं उनका सारांश यही है कि भारत की आज की जो अवस्था है उसके अनुसार तुमको कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ऐसा कहकर के इस कविता में हिमालय को भारत की विशाल जनता का प्रतिनिधित्व बना दिया है। तो वो कहते हैं कि भारत आज पराधीन है, मगर तुमने तो अखंड समाधि ले रखी है। ये चिर समाधि किसके लिए है? तो तुम्हारा ध्यान तो टूट ही नहीं रहा है। यह अमर ध्यान किसके लिए है? तो ऐसा लगता है तुम आज की समस्याओं का समाधान सिर उठाकर आकाश के महाशून्य में तलाश रहे हो, मगर समस्या तो तुम्हारे पैरों तले जो भारत भूमि है उसकी है, उस पर है। तो इस भारत भूमि की समस्याओं से भी ज़्यादा जटिल किसी समस्या का समाधान तुम महाशून्य में खोज रहे हो क्या? लेकिन ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। तो निश्चित रूप से समस्या इस धरती पर है, आकाश में नहीं है। तो हे हिमालय, तुमको देख करके ऐसा लगता है कि तुम किसी उलझन में फंसे हो। तो तुम मौन रहकर तपस्या में लीन रहने वाले सन्यासी की तरह मालूम पड़ते हो। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हें पल भर के लिए सही, मगर अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे कदमों पर पड़ा ये जो भारत है उस पर
किन किन मुसीबतों ने प्रहार किया है। फिर आगे कवि कहते हैं कि तुम इस देश को तुमने बहुत कुछ दिया है। सिंधु जैसी विशाल नदी भारत की भूमि को सिंचित किया है, जिससे पंजाब की 5 नदियाँ जिसमें हैं सतलज, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, उसके साथ ही ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि की जो अमृत तुल्य जलधारा है उसको तुमने भारत को प्रदान किया है। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो करुणा है वो पिघल कर भारत को आशीर्वाद दे रही है। तुम युगों युगों से भारत की सीमा पर सीमापति की तरह खड़े हो। जब भी किसी ने सीमा को पार करके आतंकित करने की कोशिश की तब तुमने गर्जना की कि पहले मुझसे टकराओ, फिर इस पवित्र भूमि पर प्रवेश करो। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जो है आगे कहते हैं कि हे तपस्वी, उसी पुण्य भूमि पर आज जो भयानक संकट है वो आकर के खड़ा हो गया है। जो तुम्हारी भारतवंश की जो संतानें हैं वो व्याकुल होकर के तड़प रही है, तो उन्हें चारों तरफ से सर्परूपी जो कठिनाइयां हैं वो डस रही है। तो हमारे देश की जो संपत्ति है वो लूट करके विदेशी लोग यहाँ से लेकर के चले गए। हमारा जो वैभव है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला था, लेकिन उस वैभव को भी आक्रमणकारियों ने लूट लिया। तुम इन सब बातों से बेखबर होकर के ध्यान में इतने लीन हो और हमारा जो प्यारा देश है भारत वो वीरान होने लग रहा है। फिर आगे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि कितनी समस्याएं गिनवाऊं, अब तक न जाने स्त्री पर अत्याचार की कितनी घटनाएं घटित हो गई। महाभारत में तो एक ही द्रौपदी थी जिसके बाल खुले थे। आज न जाने ऐसी कितनी वारदातें हो चुकी है और हो रही है। न जाने कितनी बच्चियां जो है वो अत्याचार सहन कर रही है। चित्तौड़ से ही पूछ लो, उसके जौहर की जो घटनाएं हैं अब हर जगह वो घटित हो रही है। तो हे हिमपति, हे नगपति, मेरी बातों पर अगर तुमको विश्वास नहीं हो तो बालू के जो कण हैं उससे बनी उस विराट भूमि से पूछो कि तुम्हारा वह गौरवशाली राजस्थान अब किस दशा में है। उसी राजस्थान की भूमि में उत्पन्न हुए उदयपुर से महाराणा प्रताप हुए थे, जिन्होंने जंगल में जीवन बिताना आसान माना और अपनी स्वतंत्रता के दीपक को नहीं बुझने दिया। तो जरा उनसे पूछो कि ऐसे जो बलवान हैं, वीर हैं, महापुरुष हैं, वो अब कहाँ हैं। और तुम दूसरी जगहों का हाल भी पूछ सकते हो, सबकी दुर्दशा जो है वो समान है। तुम अयोध्या से पूछो कि तुम्हारे राम कहाँ चले गए, वृंदावन से पूछो कि कृष्ण कहाँ चले गए। तो हे मगध, हे प्रिय दिखने वाले अशोक महान सम्राट चंद्रगुप्त कहाँ चले गए। क्या इस गौरवशाली अतीत की कोई निशानी आज भी मौजूद है? नहीं, आज केवल दुर्दशा और हताशा ही है। उसके बाद आगे वह कहते हैं कि तुम्हारे पैरों के नज़दीक मिथिला की भूमि है, वही मिथिला जो मैथिल कोकिल विद्यापति की भावभूमि कही जा सकती है। आज वह सुकुमारिणी एक भिखारिणी की तरह लग रही है। उसका तो हालचाल पूछो कि उसने अपनी अनंत निधियां कहाँ खो दी है। तो इन सभी का उत्तर तुमको यही मिलेगा कि इस दरिद्रता का कारण ब्रिटिश साम्राज्य रहा है। तो पूरा भारत हिंसा और दमन से सना है। हे कपिल वस्तु, तुम ही बताओ कि गौतम बुद्ध के वह मंगलमय उपदेश आज कहाँ चले गए। एक समय था जब उनके उपदेश तिब्बत, ईरान, जापान, चीन आदि देशों तक प्रसारित हो रहे थे। भारत से चले हुए ये उपदेश आज भारत में ही सुनाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ अशांति का साम्राज्य फैला हुआ है। एक समय ऐसा था जब वैशाली में लिच्छवियों का लोकतांत्रिक गणराज्य था, मगर आज सब धूल धूसरित हो रहा है। तो अब तो हमारा पुराना साहित्य भी देखने और सुनने को नहीं मिलता है। और ये बात भी सही है कि तुम तक ये बातें अब तक नहीं पहुंची है, मगर यह जो भारत देश है तरुणाई की अंगुड़ाई ले रहा है। इस प्राचीन देश के भीतर एक नवीन चेतना का जन्म हो रहा है। इस तरुण देश से तुम संवाद स्थापित करो, इनकी बातें सुनो,
तो ये तुमसे क्या कहना चाहते हैं। तो नई चेतना से युक्त इस देश से पूछो कि ये जो विध्वंस है उसकी ध्वनि जो है तुमको सुनाई पड़ रही है या नहीं। तो ऐसा लगता है कि समुद्र के भीतर कोई आग सुलग रही है और पूरा देश भीतर ही भीतर एक क्रांति की तैयारी कर रहा है। पूरब दिशा में निकलता हुआ सूरज मानो स्वर्ण युग की अग्नि लेकर प्रज्वलित हो रहा है। ऐसे समय में हे मेरे नगपति, हे हिमालय, तुम अपनी तपस्या छोड़कर जाओ और अपने विराट रूप के साथ सिंहनाद करो। तो तुमसे ये अनुरोध है कि आज युधिष्ठिर को स्वर्गारोहण करने दो, उन्हें मत रोको। आज उनकी जरूरत नहीं है। आज हमें किसकी आवश्यकता है? अर्जुन और भीम जैसे महारथियों की। तो स्वर्गारोहण की घटना के क्रम में अर्जुन और भीम जो है अपने गदा और गांडीव के साथ तुम्हारे खाइयों में गिर गए थे। तो आज उन्हें लौटा दो, अर्जुन को अपने शस्त्र के साथ लौटा दो। तो आज की कठिनाइयों से जूझने के लिए अर्जुन और भीम जैसे पराक्रमियों की आवश्यकता है और युधिष्ठिर की नहीं। तो तुम्हारे कैलाश पर्वत पर शंकर का वास है, उनसे कहो कि एक बार प्रलय का नृत्य करे और पूरे भारत में हर हर बम का जय घोष जो है वो सुनाई दे। तो अंतिम रूप में हम ये कहेंगे कि जो कि रामधारी सिंह दिनकर का इस कविता के माध्यम से हिमालय को संदेश है कि आज तपस्या करने का समय नहीं है। नए युग की शंख ध्वनि जगा रही है। हे मेरे विशाल तुम, हे मेरे नगपति तुम जाग जाओ। तो ये जो है कविता, इसमें हिमालय को भारत की विराटता और वीरता का प्रतीक बताया गया है। हिमालय को संबोधित ये कविता जो है भारत के आख्यान और इतिहास के गर्व के जो प्रसंग है उनको प्रस्तुत करती है। और स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में ये जो कविता लिखी गई है वो देशवासियों को पुनर्जागरण का संदेश देती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।